तो बच्चों लीजिए, आज कक्षा 12वीं के भौतिकी में धारा विद्युत या विद्युत धारा चैप्टर से हम सेलों के संयोजन में मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम दोनों का ये मिला जुला रूप है और इसलिए इसको मिश्रित क्रम कहा जाता है। और यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में जितने भी सेल एक कतार में लेंगे, ये आपका एक कतार है, दूसरा कतार, तीसरा कतार, चौथा कतार, इस तरह से मान लो m कतारें हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक श्रेणी क्रम में जो सेलों की संख्या है वो दूसरे कतार में सेलों की संख्या के बराबर लिया जाता है और यहाँ पर कतारों की संख्या m है। ये आपका एक कतार इस तरह से बहुत सारे कतार में जुड़े हुए हैं और इनको फिर एक बिंदु पर जोड़ दिए। हमारा ये B और ये A, इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ दिए तो आपका ये समांतर क्रम में बदल जाता है। पहले तो श्रेणी में सबको जोड़े और उनका फिर श्रेणियों का फिर समांतर क्रम बना दिए। तो यहाँ पर इसी चीज़ को आपको थ्योरी में थोड़ा सा लिखना है कि सेलों की संख्या यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी में समान होंगे। प्रत्येक श्रेणी में यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर n सेल हैं प्रत्येक श्रेणी में और इनको जो है फिर कई कतारों में जोड़ देते हैं और उनको फिर लास्ट में हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा परिपथ बनता है वो मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। अब हमको पहले से मालूम है, दो श्रेणी पढ़ चुके हैं। तो तीसरा यानी जो वर्णन आप पहले में किए थे, यानी प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या n है। यहाँ पर n सेल हैं। इस तरह से आपको ये 1 2 3 दिख रहा है और आगे आप यहाँ पर कर सकते हो जो n माने जाएंगे। यहाँ पर भी n होंगे, यहाँ पर भी n होंगे, यहाँ पर भी n होंगे और यहाँ पर भी n सेल जुड़े हुए हैं। और कतारों की संख्या यानी ये जो कतार बने हैं आपका 1 2 3 4 5, ये m है। गिनोगे तो यहाँ पर बीच में जो छोड़ा गया है ये m का कोई आप अंक यहाँ पर नहीं दिया गया है। 5 बोलोगे तो 5 कतार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि ये अंकीय मान न होकर के m है। आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 10 ले सकते हो। तो ये आप कतारों की संख्या को ले लिए, m है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं गणना में। प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या n और कतारों की संख्या m। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल EMF जो होता है E ही मानते हैं हम। तो यहाँ पर गणना में चूँकि पहले इसको देखते हैं, ये सीरीज में है, ये भी सीरीज यानी श्रेणी में है, ये सभी श्रेणियों में हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल तो E ही है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमारा R ही लेंगे, स्मॉल r। ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, स्मॉल r है। और बाह्य प्रतिरोध ये कैपिटल R है। तो इतना तो आप दोनों और समूहों में यानी श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में पढ़ चुके हो। वही वर्णन यहाँ पर भी है। यहाँ पर केवल आप कहोगे कि प्रत्येक श्रेणी में n सेल हैं और प्रत्येक यानी कतारों की संख्या m है। यानी प्रत्येक श्रेणी में n सेल हैं और कतारों की संख्या m है। यानी श्रेणियों n सेलों की जो श्रेणियाँ बनी हुई हैं उनकी जो कतारों की संख्या है m है। अब हम विद्युत वाहक बल के बारे में देख लिए कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है और बाह्य प्रतिरोध हमारा R है जो ये बाहर में जुड़ा हुआ है। और इसको आप ध्यान देंगे, इनके
जो आंतरिक प्रतिरोध के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सूत्र आपको मिलेगा वो दोनों का मिला जुला सूत्र होगा। अब चलिए हम गणना करते हैं। हमको यहाँ पर आप देखेंगे कि I बराबर हमको प्राप्त करना है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये भी है कुल प्रतिरोध। अब इसमें गणना में आप थोड़ा सा सावधानी यानी अपना तर्क लगाओगे, और इसके लिए मैं आपको तुलनात्मक यहाँ पर पढ़ाऊँगा। यानी हम यहाँ पर श्रेणी क्रम का चित्र भी देखेंगे और उसका गणना भी देखेंगे, और समांतर क्रम का भी गणना यहाँ पर देखेंगे, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से इसको निकालना है, इसका सूत्र। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम आ जाते हैं कुल विद्युत वाहक बल प्रत्येक कतार का। यहाँ पर आप देखते हैं ये सभी श्रेणी क्रम में है। इस कतार का और इस कतार का, प्रत्येक कतार का विद्युत वाहक बल। चलिए गणना में प्रत्येक कतार का विद्युत वाहक बल। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे थे भाई, ये क्या है? इस कतार के बारे में हम केवल सोचते हैं। यहाँ पर n सेल हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है। तो श्रेणी क्रम में आप देखे थे कि तब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये श्रेणी क्रम का चित्र है। तब हमने बोला था कि कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर एक श्रेणी का N हो जा रहा है, यानी प्रत्येक सेल का E है विद्युत वाहक बल। तो कुल जो एक श्रेणी का N है, यहाँ पर ये देखिए N है, एक श्रेणी में N है। तो अब ये भाई इसको आप ध्यान देंगे, ये इस तरह से आपका श्रेणी क्रम है, उसमें विद्युत वाहक बल जो मान होता है वो N हो जा रहा है एक श्रेणी का। तो यहाँ पर इस श्रेणी का भी देखिए, ये आपका आ गया हम फिर से मिश्रित क्रम में। तो इस श्रेणी का विद्युत वाहक बल क्या होगा भाई? N। आपको पता चल गया है, एक श्रेणी का N हो गया। इस श्रेणी का क्या होगा? N होगा। ये आपको लिखना नहीं है भाई, इसको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप खुद बना सको। इस श्रेणी का भी वही होगा N। अब बच्चों हम आ जाते हैं, ये प्रत्येक श्रेणी का कुल विद्युत वाहक बल, इस श्रेणी का N, इस श्रेणी का N। तो M श्रेणी का हम अब देखेंगे समांतर क्रम में क्या हुआ था विद्युत वाहक बल। अब ये चूंकि यहाँ पर दोनों हैं, इसमें श्रेणियों में हम देखते हैं तो प्रत्येक श्रेणी का, यानी इस श्रेणी का N हो गया कुल टोटल। यहाँ पर जितने भी सेल हैं उनका कुल योग क्या हो गया? N। यहाँ पर जितने हैं उनका कुल योग हो गया N। यहाँ पर हैं उनका भी N। अब ये जो कतार बने हुए हैं 1 2 3 M बार, इनका क्या होगा? तो हम आ जाते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में अब ये क्या जुड़ेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है अब समांतर में जुड़ेंगे। ये क्या है? ये तो श्रेणी में N है। अब इनको समांतर मान लो, इसका मैं तुल्य बना लेता हूँ। यहाँ पर चलिए आपको तुल्य बना दे रहा हूँ। ये आपका एक सेल हो गया, एक श्रेणी का मैं एक सेल में प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। चलिए ये पहले श्रेणी का, ये इसका E ना लिख करके अब मैं यहाँ पर N लिख देता हूँ। यहाँ पर भाई ये पूरे कतार का एक सेल के रूप में प्रदर्शित करूँ तो क्या हो जाएगा? इसका N हो जाएगा, क्योंकि ये हम श्रेणी क्रम में जानते हैं। दूसरे का भी क्या हो जाएगा? ये भी N हो जाएगा। यहाँ पर भी N हो गया, यहाँ पर भी N हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। अब भाई ये जुड़े हैं किस में? ये जुड़े हैं आपका समांतर क्रम में। अब हम तो ये विद्युत वाहक बल के रूप में इसको देख चुके कि प्रत्येक श्रेणी में जो विद्युत वाहक बल हो गया है, श्रेणी के
जुड़ने के कारण एन ई एम बार यहाँ पर। तो हम अब देखेंगे कि ये जो हमारा मिश्रित क्रम है, इस का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो अब आ जाते हैं हम समांतर क्रम में। चलिए अब समांतर क्रम में आ जाते हैं। ये देखिए पहले का जो पढ़ाया था ये समांतर क्रम में है, ई जुड़ा, लेकिन अब क्या हो गया है भाई, ये एन ई हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल थे। ये भी एन ई हो गया है, ये भी एन ई हो गया है। इसको आप ध्यान देंगे, वही समांतर का जो पहले बताया था, इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। तो ये अब भाई एन ई हो गया। तब इसमें समांतर क्रम में इसका जो है विद्युत वाहक बल जब ई था तब कुल विद्युत वाहक बल ई ही हुआ था। अब यहाँ पर एन ई हो गया है तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा भाई, एन ई हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। यानी ई विद्युत वाहक बल ई है तो समांतर क्रम में इसको यदि जोड़ रहे हैं तो उतना ही हो रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल के बराबर ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर का मान जो है उतना ही होता है दोनों सिरों के बीच में। इसको जो है आप समझते होगे। तो यहाँ पर भाई एन ई को जोड़े तो एन ई हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लॉजिक आपका काम आएगा, यानी कुल विद्युत वाहक बल, इसमें जो एम कतारें हैं इस समांतर क्रम संयोजन का यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इसका कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल एक का क्या है भाई, एक कतार का एन ई है। तो वहीं आएगा भाई कुल विद्युत वाहक बल। या ये मिश्रित का क्या आ जाएगा भाई, मिश्रित का कुल विद्युत वाहक बल एन ई ही होगा। अब ऊपर का आपका मिल गया है, ये देखिए सूत्र के लिए कुल विद्युत वाहक बल आपको प्राप्त हो चुका है। यानी आप क्या लिखोगे इसमें, एन ई लिखोगे। और कुल प्रतिरोध पर आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरा नीचे में क्या है, कुल प्रतिरोध लेना है। तो इसके लिए भी हम दोनों पूर्व के वीडियो को सहारा लेना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा से समझ आए। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं कि ये तो पहले जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा, तब प्रतिरोध क्या हुआ था। चलिए पहले पूर्व वीडियो में आ जाते हैं जिसको अपलोड किया था। ये देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम का आ जाते हैं वीडियो। श्रेणी क्रम का ये चित्र है आपका। प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R है। तो कुल प्रतिरोध इस श्रेणी क्रम में, यानी हम अभी एक कतार को देख रहे हैं। देखिए ये एक कतार ऐसे ही तो है, वहाँ पर भी। यहाँ पर आप देखते हो ये एक कतार, दूसरा कतार, तीसरा कतार। तो यहाँ पर भी एक कतार के बारे में हम सोचते हैं, पहले इसी के बारे में सोचिए आप। तो ये क्या होगा आपका भाई, यहाँ पर देखते हैं प्रतिरोध जब वहाँ पर एन सेल हैं तो एन आर हो गया है। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया है भाई, एन आर हो गया है। यानी जितने सेल यहाँ पर हम एन माने थे तो एन आर हो गया है। तो यहाँ पर प्रत्येक, यहाँ पर देखिए प्रत्येक में हमारा एन सेल ही है। तो इस श्रेणी का प्रतिरोध क्या होगा। चलिए यहाँ पर प्रतिरोध पर आ जाते हैं हम। पहले श्रेणी का प्रतिरोध एन आर, दूसरे श्रेणी का प्रतिरोध एन आर, तीसरे श्रेणी का प्रतिरोध एन आर। सभी का अब अलग अलग एन आर है ना भाई, क्योंकि ये प्रत्येक एक एक श्रेणी है और श्रेणी में इनकी संख्या से गुणा हो जाता है। 5 रहेंगे तो 5, तो एन है तो एन आर। अब समांतर क्रम में आ जाते हैं कि अब ये सब समांतर में आ गए। क्या तुल्य मान लेते हैं कि इसमें
श्रेणी में एन आर है, यहाँ पर भी एन आर है, प्रतिरोध एन आर है, तो ये अब समांतर में आ गए हैं। ये समांतर में आ गए हैं तब क्या होता है भाई, 1/r'। ये देखिए हम इसको पूर्व में जो पढ़े थे यहाँ पर देखते हैं, ये आपका समांतर क्रम में है। ये आर था, आर था, आर था, तो 1/r'। ये देखिए समांतर का 1/, आप प्रतिरोधों को जानते हो भाई, समांतर क्रम में जुड़ता है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 n बार। तो ये n बार ऊपर में गुणा हो गया, यानी एक केवल हमारा इस तरह से समांतर में r है, तो क्या हो गया है भाई, यहाँ पर देखिए n/r हो गया है। कुल प्रतिरोध क्या हो गया है, n/r हो गया है। इसको आप ध्यान देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये केवल r था तो क्या हुआ था, n/r हुआ था, और यहाँ पर nr है तो क्या होगा भाई, nr है तो ये क्या हो जाएगा भाई, n/r हो गया था। और यहाँ पर जो है हमारा अब क्या होगा, 1/nr 1/nr, यहाँ पर था तो क्या हुआ था, r था तो 1/r प्लस 1/r इस तरह से हुआ था। अब nr है तो क्या लिखोगे भाई, 1/nr प्लस 1/nr r1 प्लस r2 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरह से करोगे ना भाई इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितने बार, m बार। चलिए तो यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारा, अब इसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, लंबा होगा लेकिन आपको समझ आएगा। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध मान लो r' मान देते हैं, तो 1/r' हो गया, के बराबर आप क्या लिखोगे, 1/nr, क्योंकि इसका nr है, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 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 m बार, यानी ये ऊपर में गुणा हो जाएगा, यानी 1/r' बराबर m/nr। यही किए थे, आपको आता होगा, या तो पहले वाले वीडियो को अच्छा से देखिए, यही होगा, ऊपर में गुणा हो जाएगा m/nr। तो आपको एक प्रतिरोध प्राप्त हो गया। बाहर का प्रतिरोध तो ये इसका कोई इधर उधर नहीं करना है, ये केवल r ही है। सूत्र में हमारा ये क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल हमारा अभी हो गया है ये n, ये क्या आ गया है, कुल विद्युत वाहक बल n ही हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n, और कुल प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध, ये बाहरी प्रतिरोध r प्लस आंतरिक प्रतिरोध m/, आंतरिक प्रतिरोध ये क्या निकाले हैं, m/nr। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m/nr। अब आपको समझ आ गया है कुल प्रतिरोध आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध दोनों का योग। अब बच्चों यहाँ पर सही बटा के रूप में है, ये मिश्र भिन्न है, इसको आप तोड़ोगे। चलिए इसको तोड़ते हैं, और हमारा I बराबर आया है, ध्यान देंगे, I बराबर आया है ऊपर का NE कुल विद्युत वाहक बल बटे R प्लस NR बटे M। यहाँ पर हाँ NR बटे M, तो यहाँ पर ये जो हम देखते हैं R प्लस R' का NR बटे, हाँ यहाँ से मैं आपको जो है R का मान, यहाँ पर 1/R' है, 1/R' बराबर क्या है भाई, M/NR है। तो हमको जो है R' का मान चाहिए, तो R' बराबर यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ R प्लस R' यानी बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो R' बराबर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा,
एन आर बटे एम। तो बच्चों ये आर डैश का मान आ गया, ये 1/r' का मान था और इसी को हम पलट दिए, ये व्युत्क्रम में है तो इसको पलट दिए तो ये भी पलट जाएगा भाई। तो ये हम यहाँ पर आ गए। अब सूत्र में हमारा ये हो गया है r प्लस r' का मान एन आर बटे एम है। तो बच्चों ये मिश्र भिन्न है, इसको जो है अब जैसे ये अंक होता है 2 सही 1/2 या 3, तो आप क्या करते हो भाई, 3 दूने 6 धन 1 7/3, इसका क्या होता है साधारण भिन्न 7/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका चूँकि अंक नहीं है हमारा तो ये हमको इसको शब्दों को ऐसे ही गुणा कर देते हैं, यानी एम से आर का गुणा 2 से 3 का 2 से गुणा तो एम का आर से गुणा एम आर प्लस एन आर। चलिए अगले स्टेप में एन ई बटे एम आर एम कैपिटल आर प्लस एन आर ऊपर में जुड़ेगा एन आर, ये 3 दूने 6 धन 1, ये ऊपर में धन होता है तो ये प्लस हो गया ऊपर में बटे कुल, फिर ये आ जाता है 3 का 3 यहाँ पर लिए तो एम का एम। अब बच्चों यहाँ पर आप देखते हो ये जो एम है, जो कतारों की संख्या है, ये अंश हर अंश ये ऊपर चला जाएगा, आपका ये हो जाएगा ये ऊपर चला गया, यानी एम एन ई ये ऊपर चला गया एन के साथ, अंश का है हर का है, ये अंश का है तो ऊपर चला गया। अब ये नीचे में क्या बचा, ये वाला बचा एम आर प्लस एन आर, एम आर प्लस एन आर, ये आपका आई का मान है यानी धारा के लिए। तो भाई धारा का मान आप देख रहे हो कि ऊपर में जो संख्या होता कोई वो नीचे का भाग करेगा। आई का मान अधिकतम होगा जब ये ऊपर वाला अंक कोई मान लो अंकी मान देते हैं तो इसको एक भाग करेगा तो उसका मान कम होगा, यानी ये हर का आपका जो है ये हमारे जो यहाँ पर आए हैं एम आर प्लस एन आर, इनका मान जितना ज़्यादा होगा तो आई का मान उतना ही कम करेगा, क्योंकि इसको भाग करेंगे जो भी मान रहेगा। मान लो ये है आपका 4 है और ये नीचे का भी मान लीजिए इनका अंकीय मान दे देता हूँ तो 4 है, तो अब ये एक कम में आ गया। अब ये 5 बढ़ गया तो 1 से कम हो जाएगा भाई, भाग देखते हो आप, तो अब भाग नहीं जा रहा है यानी अब दशमलव लगाओगे और बड़ा हुआ तो इसके मान को कम कर रहा है ना, ये आई का मान इससे सीधा संबंध है। तो ये हमारा जो है इस स्थिति में आई का मान अधिकतम होगा। स्थिति एक हम दे लेते हैं, क्या होगा, इसका मान कम होना चाहिए यानी आई का अधिकतम मान के लिए धारा का अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए भाई, एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, का मान तब ज़्यादा मान मिलेगा हमको, न्यूनतम होना चाहिए। ये समझ आ रहा होगा आपको, इसका मान न्यूनतम होना चाहिए और न्यूनतम सबसे कम कितना होता है भाई, यानी एम आर प्लस एन आर का मान क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए लगभग। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके बराबर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये अब हमारा जो है मिक्स में है, इसका मान क्या होता है, तो ए धन भी है मान लो, तो इसका सूत्र होता है हमारा, एक सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, एम आर प्लस एन आर इक्वल टू अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एम आर एन आर, दोनों गुणा के रूप में एम आर एन आर। अब बच्चों ये एक बहुत बड़ी छोटी संख्या है
तो इसका मतलब है इसी का जीरो होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, हमको ये जो है जीरो न्यूनतम मान प्राप्त करना है, यानी जीरो होना चाहिए। तो किसका मान जीरो होना चाहिए? इसका मान जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसी के बराबर जो है ये है। तो हम ये देखते हैं, ये जीरो करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए लिखा था। तो इसके बराबर हमको क्या लेना चाहिए? जीरो होना चाहिए इसके बराबर, यानी एम आर माइनस एन आर के होल स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो जीरो ही मिलेगा, यानी एम आर अंडर रूट एन आर इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस से इधर ले जाओगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी अंडर रूट एम आर इक्वल टू अंडर रूट एन आर। अब बच्चों दोनों तरफ वर्गमूल है, 1/2 घात बराबर हैं, आप निकाल दीजिए इनको, यानी एम आर बराबर एन आर कैंसिल हो गया हो। अब इसका भाई 1/2 है, दोनों तरफ घात, ये क्या होता है वर्गमूल का पावर हाफ 1/2, तो दोनों पक्ष में आप काट सकते हो। अब इस तरह से हम एम आर से हम देखते हैं कि न्यूनतम दोनों में संबंध हम देखें कि अधिकतम के लिए, अधिकतम का कब मान करके चले कि इनके बराबर जीरो होना चाहिए। ये हम यहाँ पर चले मान के कि इसके बराबर जीरो होना चाहिए। तो उस स्थिति में हमको क्या मिल रहा है भाई? यानी एम आर बराबर एन आर होना चाहिए। ये क्या है? बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान के बराबर होना चाहिए, यानी संयोजन का जो है बाहरी प्रतिरोध, समझिए ना यहाँ पर, यानी संयोजन से बहने वाली धारा का मान अधिकतम होगा, जबकि बाह्य प्रतिरोध का मान, ये बाह्य प्रतिरोध है किसका? एन आर के बराबर है, यानी संयोजन के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो बाह्य प्रतिरोध बराबर आपका ये एन आर, ये एम नीचे में चला जाएगा, गुणा है यहाँ पर, भाग यानी एन आर बटे एम। ये जो है संयोजन से बहने वाली धारा का मान के लिए आर का मान आप यहाँ पर प्राप्त करोगे। तो ये यहाँ तक आप देखिए, ठीक है बच्चों। तो कृपया पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।